नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी स्पेशल क्लासें यहाँ पे ली जा रही हैं और आसान और सिंपल चीजें पढ़ने के लिए इस क्लास को आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो सबसे टिपिकल टॉपिक जो है उसको सबसे आसान भाषा में समझाया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ के लिए विशेष रूप से हमने 0 से स्टार्ट की थी। हमने क्लास 1 से स्टार्ट किया था, जहां हमने बीएमडब्ल्यू को पढ़ा था। उसके बाद में हमने वैक्सीन और वैक्सीनेशन पढ़ा। हमने विभिन्न प्रकार की वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में पढ़ा, इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा और काफी डिमांड के बाद में आज जो हम चीज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक महाभारत में चक्रव्यूह के समान कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक आज हम डील करेंगे। और ये जो टॉपिक है, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और ये क्लास अगर आप पहली क्लास आप देख रहे हैं तो आपके लिए आपके फायदेमंद बात मैं एक ही बोलूंगा कि क्लास अगर इस क्लास से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एपिडेमियोलॉजी तो एटलीस्ट मेरे द्वारा कंप्लीट पढ़े ही पढ़े, क्योंकि मेरी एक क्लास लेंगे आप, आधा क्लास लेंगे, 40 मिनट की लेंगे, 30 मिनट लेंगे, तो उसमें आपको फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि एपिडेमियोलॉजी जो है एक कॉन्सेप्ट है पूरा, और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरा ही टॉपिक पढ़ना पड़ता है। अगर आप 30 मिनट की चीज यहां से देख के जाएंगे और सोचेंगे कि समझ में नहीं आ रही है तो वो तो एक मुश्किल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा। पर अगर आप 3 क्लास लगभग हम कोशिश करेंगे 2 से 3 या 4 क्लास में, और अभी तक कुछ पता भी नहीं है कि एपिडेमियोलॉजी जो है वो कहां तक खींच के जाएगी, तो आपको पूरा जब तक आप देखेंगे तो जरूर मुझे पूरा भरोसा है कि एपिडेमियोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपके जरूर क्लियर होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी कि आखिरकार ये टॉपिक है क्या, ऐसा क्या टॉपिक में है कि हर साल सीएचओ जैसी एग्जाम में, नॉर्सेट जैसी एग्जाम में जबरदस्त सवाल, एकदम कॉन्सेप्ट वाले सवाल यहां से निकल के सामने आते हैं। और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे एपिडेमियोलॉजी ट्राइड में, एपिडेमियोलॉजी के इस टॉपिक में आखिरकार अब अपडेट आए क्या है, नई चीजें क्या जुड़ी हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या उदाहरण है यहाँ पे जुड़ी हुई है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे हम। केस स्टडी सारी पढ़ेंगे हम, कोहोर्ट स्टडी पढ़ेंगे, जितनी टाइप की स्टडीज है, ऑब्जर्वेशनल डाटा हम यहाँ पे देखेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। और जितने भी टाइप के एमसीक्यूज इस टॉपिक से बन रहे हैं, हम एक एक क्लास के साथ में एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। लगभग ऐसे सवाल हम डिस्कस करेंगे। शायद अब मैं एक बार क्लास शुरू करने से पहले एमसीक्यू आपको दिखाऊंगा। इस टाइम पे हो सकता है आपको इस एमसीक्यूज का आइडिया न लगे, पर क्लास के बाद में ये जो एमसीक्यूज है आपके टिप्स में होंगे, इतना मुझे भरोसा है। सवाल क्वेश्चन सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं बच्चों। और क्लास जो आज की होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। और ये जो एपिडेमियोलॉजी है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, सीएचओ स्पेशल क्लास के लिए। ये ऐसे मान सकते हैं कि ये हार्ट है, कम्युनिटी का हार्ट है एपिडेमियोलॉजी। और इस एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार वो जो डिजीज है वो कैसे फैलती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है। और हम ये जो स्टडी करते हैं डिटरमिनेंट्स क्या है, डिटरमिनेंट्स यानी फैक्टर्स इसके क्या है कि आखिरकार एक डिजीज फैलती कैसे है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी रेट क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इन सारी चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे, इन डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। और उससे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको एमसीक्यू दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट यहाँ पे इस क्लास को कम देख रहे हैं, और जो लोग यूजी क्लियर कर चुके हैं उनके लिए क्लास है। सीएचओ की अगर आप तैयारी करें तो जाहिर सी बात है सीएचओ की तैयारी आप उसी हिसाब से करें। सवाल आप देखेंगे, क्या आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं आप। अगर आप में है, आप में इतना जज्बा है तो इन सवालों को एक बार देखिए। और अगर आपको नहीं आते हैं तो इस क्लास के बाद में तो डेफिनेटली आएंगे। सवाल आप देखेंगे बच्चों, एक सवाल आपके सामने, इन सवालों को एक बार मैं आपको रीड करवाऊंगा। आपको एक बार अपना आइडियोलॉजी यहाँ पे सेट करनी है, क्या आप इनको हल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो हम जल्दी एक बार इनको गो थ्रू करेंगे। द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस। प्रिविलेंस और इंसिडेंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ये बोला गया कि इनके बारे में कौन सी चीज जो है वो सही है। बोथ आर रेट्स, प्रिविलेंस इज रेट बट इंसिडेंस इज नॉट, इंसिडेंस इज ए रेट बट प्रिविलेंस इज नॉट, बोथ आर नॉट रेट्स। इस टाइप के सवाल है इंसिडेंस और प्रिविलेंस। एक सवाल आगे का है, इफ प्रिविलेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इंसिडेंस फॉर ए डिजीज इट इंप्लाइज। इस टाइप के सवाल बहुत ही एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप के टिपिकल सवाल जिनकी एक कॉन्सेप्ट के साथ में हम इनको हल कर सकते हैं ऐसे इजीली। अगर हम इनका एपिडेमियोलॉजी देखिए, अपने आप में एक टॉपिक ऐसा है
कि उसकी जो लैंग्वेज जो है वो अपने आप में एक कठिन लैंग्वेज है। आप देखेंगे तो बहुत सारे टाइप की टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी और सवाल की ऐसी लैंग्वेज आएगी कि सवाल को देखते ही समझोगे कि आखिरकार ये सवाल में पूछा क्या गया। इसको आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो सवाल पूछा गया इफ द प्रिविलेंस इज वेरी लो, कि प्रिविलेंस है वो बहुत कम है। कुछ बच्चों को हो सकता है प्रिविलेंस का भी नहीं पता होगा, पर मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूं, हम सारा टॉपिक जरूर अभी स्टार्ट करेंगे। इफ प्रिविलेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इंसिडेंस फॉर अ डिजीज, इट इंप्लाइज डिजीज इज वेरी फास्ट और इजीली क्यूरेबल, डिजीज इज नॉन फेटल, कैलकुलेशन ऑफ प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस इज रॉन्ग, नथिंग कैन बी सेड एज दे आर। क्या कैमरामैन आप बता सकते हैं इन सवालों के जवाब, क्या आपको भी आते हैं? तो मेरे कैमरामैन यहाँ पे हैं, इनको भी ये सवाल वे बोल रहे हैं सर आपकी क्लास के बाद में मैं भी सीख पाऊंगा। आगे का सवाल देखते हैं। एक सवाल है इफ ए न्यू इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड एंड अदर फैक्टर रिमेन सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। ये इंसिडेंस और प्रिविलेंस के जबरदस्त सवाल है जो 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा 3-4 सवाल और है बच्चों जो इसी चीज से रिलेटेड है कि एपिडेमियोलॉजी जो है अपना वेरिएशन दिखाती कैसे है इन चीजों के बारे में। तो ये एक तरीके से जो बोलते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की तरह हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने प्री टेस्ट आपका लिया है, बहुत सारे सवाल आपको दिखाए, हालांकि इस स्क्रीन पे एक सवाल और आपके सामने इस टाइप के सवाल है जो थोड़े से ट्रिकी सवाल है। ये आपका प्री टेस्ट था। अब हम पढ़ेंगे अपनी क्लास को, थ्योरी को कुछ हल करेंगे, कुछ समझेंगे कि आखिर ये रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या, टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इन चीजों को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर से इस मैदान में आएंगे। क्या उसके बाद में हम हल कर पाएंगे, यही आज का अपना टारगेट रहेगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले दो शख्सियत की मैं इमेज आपको दिखाना चाहता हूं। क्या आप इन भाई साहब को जानते हैं? ये इन्होंने अपना रोब जो दिखा रखा है, एक स्वेग इनका है, सिगार एक मुंह में ले रखा है, हुक्का पानी इनका चल रहा है। क्या इनकी शक्ल देख के पहचान सकते हैं ये कौन है? और क्या आप ये जो सूट बूट टाई में लगा के बैठे हैं उस टाइम की बात है, 100, 150, 200 साल पहले की बातें हैं। उस टाइम पे इतने टसन में रहने वाला आदमी क्यों रहा होगा टसन में? क्या आप पता लगा सकते हैं आखिर ये है कौन? ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है आपके जॉन स्नो भाई साहब की। किसकी इमेज है? ये जॉन स्नो है। और ये जो है ये भी जॉन ही है, इनका नाम भी जॉन ही है, क्योंकि उधर जॉन ही होते, जॉन, एडम, इस टाइप के नाम आपको देखने मिलते। ये भी जॉन ही है और ये फ्री फायर और पबजी वाले जॉन नहीं है। ये जॉन जो है वो असली जिंदगी में उन्हें फ्री फायर लड़ा था, इसीलिए इनका नाम आप यहाँ पे, हो सकता है आप भी CHO को क्रैक कर जाए तो आपका भी नाम हो जाए, तो और उसके लिए आपको एक क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। इनका नाम जो था, इन भाई साहब का नाम है जॉन एम लास्ट। लास्ट का मतलब ये नहीं कि ये आखिरकार थे, इनका नाम ही ऐसा, इंग्लिश नेम ऐसे ही होती थी। इनका नाम है आखिरकार, इनका नाम हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, इनकी इमेज क्यों हम देख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ऐसी शख्सियत है, इनकी इमेज से, इनकी शक्ल से, इनके चेहरे से सवाल पूछे जाते हैं। जॉन एम लास्ट को क्यों करते हैं बच्चों? जॉन एम लास्ट जो है, देखिए जॉन एम लास्ट को हम इसलिए याद रखते हैं, जॉन एम लास्ट को इसलिए रखते हैं क्योंकि इसने डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी और अंधे होकर कोई चीज को नहीं समझना। डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ऐसा नहीं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी की, उसके बाद में जितने भी लोग आते गए उन्होंने अपने हिसाब से बताया, पर पहली जो डेफिनेशन थी, पहली साइंटिफिक डेफिनेशन जो थी वो किसने दी थी? वो जॉन एम लास्ट ने दी थी। और हमने जॉन स्नो का नाम क्यों पढ़ा? जॉन स्नो का नाम हमने क्यों पढ़ा? उनकी इमेज क्यों देखी? तो जॉन स्नो जो थे वो थे फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या थे? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। और फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो पहले ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे वो कौन से थे आपके? हिपोक्रेट्स ही थे। क्या थे? हिपोक्रेट्स जो थे वो क्या थे? पहले ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। ये कुछ उस टाइम के एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात थी जिन्होंने एपिडेमियोलॉजी को डेवलप किया था धीरे धीरे। उसके बाद में
जॉन एम लास्ट ने क्या बताया था एपिडेमियोलॉजी के बारे में, आखिरकार डेफिनेशन क्या दी थी? तो डेफिनेशन जो थी वो एपिडेमियोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी? एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताया। देखिए एपिडेमियोलॉजी है वो अपने आप में ही एक तरीके से बनता है, इसके अंदर जो है एपी 3 वर्ड से मिलके बना है, एपी, इसके अलावा डेमोस है इसके अंदर, और लॉजी है। तो ये जो लॉजी है ये तो आप 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी आपने सबसे पहले पढ़ा होगा। तो लॉजी का मतलब स्टडी है, हर कोई बता सकता है, मेरी दादी माँ को भी पता है कि लॉजी मतलब स्टडी करना होता है। तो ये लॉजी तो स्टडी हो गया, लॉजी का मतलब स्टडी होगा। ये एक रफ डेफिनेशन है, जॉन स्नो ने ये डेफिनेशन नहीं दी थी, ये अपने वर्ड में जैसे हर किसी के नाम से जाहिर हो जाता है कि ये नाम जो है वो इसका मतलब जय श्री का नाम क्या होता है कि जय श्री राम बोलते हैं हम, जय श्री श्याम बोलते हैं, भगवान का नाम वहां पे हम लेते हैं। वैसे ही एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लॉजी मतलब स्टडी है, एपी का मतलब होता है बच्चों अमंग। अमंग का मतलब क्या हुआ? अमंग या अबोव बोलते हैं, कई लोग जो है ओन बोलते हैं, कई लोग है वो अबोव बोलते हैं। और डेमोस का मतलब होता है पीपुल। क्या होता है? पीपुल। यानी 3 कंपोनेंट इस नाम के अंदर है, एपी है, डेमोस है और लॉजी है। तो मतलब क्या हुआ? जाहिर सी सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ पीपुल जो है वो एपिडेमियोलॉजी, यानी लोगों के बिहेवियर पे, उनकी डिजीज पैटर्न के ऊपर गहनता से अध्ययन करना एपिडेमियोलॉजी है। साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी क्या थी? जॉन स्नो ने क्या बताया था एपिडेमियोलॉजी के बारे में, वो हम देखेंगे। एपिडेमियोलॉजी, और जॉन स्नो ने ये चीज बताई थी। उन्होंने क्या बताया था कि एपिडेमियोलॉजी है ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इवेंट या एक डिजीज या किसी स्टेट के बारे में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्टेट, कोई एक कंडीशन, एक इवेंट और या कोई डिजीज हो सकती है। ये इसकी आधी डेफिनेशन है, उसके बाद में हम पूरी करेंगे। और वो मैंने आधी पे क्यों छोड़ी? क्यों एक बार इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद में इसी को अप्लाई करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। यानी जॉन स्नो ने ये बताया कि इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करना कि कोई जो बीमारी है वो कैसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका हम एनालिसिस जो करते हैं, इसका जो स्टडी करते हैं वो डेस्क्रिप्टिव स्टडी टूल में हम देखते हैं इसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना उसका, एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में पता लगाना। डिटरमिनेंट यानी उसके पॉजिटिव एजेंट क्या है, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, आखिरकार ये जो डिजीज है वो फैलती किन कारणों की वजह से, वो डिटरमिनेंट्स है। इसका मतलब हुआ वाई और हु, किसके द्वारा फैल रही है, क्यों फैल रही है, कहां फैल रही है, वो चीज है। और ए स्टेट, इवेंट और डिजीज, उसके बारे में, और इसकी स्टडी करना, और एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू प्रिवेंट या ट्रीट डिजीज कंडीशन, डिजीज। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या होगा कि एपिडेमियोलॉजी जब वो स्टडी करना है किस चीज का, या उस चीज की स्टडी करना है कि उसका डिटरमिनेंट्स क्या क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन किसी डिजीज या इवेंट का क्या है। और इस स्टडी जो हमने की है, इस स्टडी करके जो नॉलेज हमने गेन किया उसका हमें एप्लीकेशन करना है किस चीज में, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज में, कम्युनिटी में जो डिजीज स्प्रेड हो रही है उनके प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उनके रोकथाम के लिए। इस सारे एक साइकिल है ये अपने आप में, और इस साइकिल जो कहलाती है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और ये जो एपिडेमियोलॉजी, इसकी जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? ये जो डेफिनेशन आपकी जॉन एम लास्ट के द्वारा थी। जॉन एम लास्ट ने ये वाली डेफिनेशन दी थी। आई कैमरा में यहां पे दिख रहा है? ओके, तो ये एपिडेमियोलॉजी थी। अब एपिडेमियोलॉजी के बारे में आप आगे क्या पढ़ना है बच्चों? एपिडेमियोलॉजी के बारे में आप देखेंगे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले, एक बार उसके ऊपर हम नजर टिकाते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ेंगे बच्चों जो हमने पढ़ चुके हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्लास का हमें कम से कम पता तो होना चाहिए। तो हम जो पढ़ने वाले डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसके? एपिडेमियोलॉजी के।
उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे बच्चों डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। हम जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में, टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। और यहां से 100% सवाल पूछा जाता है। और इसके इस टूल के अंदर क्या आता है, इस थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास थोड़ी सी इंटरप्ट हुई, तो हमने जो पढ़ा वो टूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। और उसके बाद में इस टूल में हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसमें रेट पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम रेशियो पढ़ते हैं और प्रोपोर्शन हम इसमें पढ़ते हैं। यानी कि इन तीनों चीजों का जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, क्या जिसके में हमेशा सवाल आते रहते हैं और न्यूमेरिकल सवाल में कुछ हम सवाल हल जरूर करेंगे इन टॉपिक से। रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन को जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंसिडेंस को। इंसिडेंस आखिर क्या चीज है, इंसिडेंस और प्रीविलेंस, इंसिडेंस और प्रीविलेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इन दोनों से शानदार एग्जाम्पल वाले सवाल जरूर बनते हैं। इन दोनों टॉपिक को जबरदस्त तरीके से डील करेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, वो हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस। उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे आज का, वो हम पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस। तो ये कुछ टॉपिक है आज की क्लास के, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि एपिडेमियोलॉजी में आखिरकार एपिडेमियोलॉजी के जो है वो कंपोनेंट क्या क्या है, उन कंपोनेंट से ही निकलते हैं ये सारे टॉपिक। तो कंपोनेंट देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी या कंपोनेंट स्टडीड इन एपिडेमियोलॉजी कि एपिडेमियोलॉजी में कौन से है वो कंपोनेंट पढ़े जाते हैं। और कंपोनेंट कौन से, हमने देखा कि एपिडेमियोलॉजी तो है ही स्टडी को करना ही एपिडेमियोलॉजी है। तो स्टडी करते हैं तो स्टडी किन किन चीजों की करते हैं उस चीज का हमें पता होना चाहिए। और तीन चीजों का, तीन मेन कंपोनेंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। पहला जो है वो हम पढ़ते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, या हम पढ़ते हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो पहला जो हम पढ़ते हैं बच्चों डिजीज की फ्रीक्वेंसी। और इस डिजीज की फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, डिजीज की फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि नंबर ऑफ केसेज जो है वो कितने आ रहे हैं इस कम्युनिटी में, एक समुदाय के अंदर कितने केसेज आ रहे हैं, यानी नंबर से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जो बच्चों वो क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज है। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं बच्चों टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से किस तरीके से क्या उसका पैटर्न है उसका फैलने का किसी भी डिजीज का। और तीसरा कंपोनेंट जो है वो हमारा है कि हमें जो डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में डिटरमिनेंट यहाँ पे हम देखते हैं डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि फैक्टर्स कौन से हैं जो एक एपिडेमियोलॉजी में या एक समुदाय में, कम्युनिटी में डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वो इसका मतलब हम क्या पढ़ते बच्चों, वाई वो डिजीज जो है वो डिटरमिनेंट कैसे आ रहे हैं और कौन से वो डिटरमिनेंट है, ये कंपोनेंट है, इनको हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम कंपोनेंट में मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी में मतलब होता है नंबर ऑफ केसेज, कि केस जो है वो कितने आ रहे हैं। और इस फ्रीक्वेंसी में दो चीजें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, और वो कौन सी चीजें होती हैं, इंसिडेंस और प्रीवलेंस जो है वो इसका ही पार्ट है, किसका, फ्रीक्वेंसी का। एक में आने वाला, देखिए आज की जो क्लास में है, आज की जो क्लास है बच्चों वो किसके ऊपर बेसिस रहेगी, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था कि लगभग एपिडेमियोलॉजी हम वो 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। आज की जो पूरी क्लास है वो डेडिकेटेड रहेगी किस चीज पे, डिजीज की फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो कैसे एक कंपोनेंट बना है एपिडेमियोलॉजी का, कैसे किसी डिजीज के स्प्रेड होने में हमें कैसे उसका प्रिवेंशन करना है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच या कंपोनेंट को मिला के।
उसके बाद में देखेंगे फ्रीक्वेंसी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको डिस्ट्रीब्यूशन का बता देता हूं एक बार कि टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से कैसे कोई डिजीज जो है स्प्रेड करती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मैं अगर बताऊं टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से बताऊं, देखिए टाइम की बात होती है कि ये जो टाइम कौन सा है, या सीजन बोल सकते हैं, टाइम या सीजन। तो मुझे बताइए कुछ बीमारियां क्या ऐसी नहीं होती जो किसी विशेष सीजन में होती है, जैसे डेंगू और मलेरिया जो है, डेंगू और मलेरिया जो है वो रेनी सीजन में होती है। मलेरिया जो है वो किस में होती है बच्चों, वो रेनी सीजन में होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन डिजीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने का एक जो तरीका है वो टाइम और सीजन का है कि नहीं है। आप बता देंगे कि डेंगू और मलेरिया जो रेनी सीजन में होता है, तो ये एक टाइम के हिसाब से या सीजन के हिसाब से इस तरीके से स्प्रेड करती है। अगर आप बात करेंगे बच्चों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की बात करेंगे, जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड वगैरह जो होती है, उसका जो टाइम जो है वो विंटर के अंदर आता है। तो क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेस नहीं है, वो विशेष नहीं है, उसका स्पेशल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्या जो बच्चों में जो होती है, जो मिजल्स, मम्स और रूबेला जैसी बीमारियां हैं, वो जो है देखिए MMR जैसी बीमारियां हैं, MMR जैसी जो चीजें वो भी आपकी कब विंटर के अंदर होती है। तो क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टाइम के हिसाब से नहीं है, या क्या सीजन के हिसाब से नहीं है, या फिर कुछ जो बीमारियां जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, उनके लिए कोई भी सीजन स्पेशल नहीं होता है। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका उसके ऊपर टाइम और सीजन के ऊपर उसका डिपेंड करता नहीं है। तो टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से टाइम का जो सारांश था, टाइम का जो मतलब था उस चीज से था। पर्सन के हिसाब से मैं अगर बात करूं आपसे, पर्सन के हिसाब से बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन में पर्सन का नाम क्यों दिया गया है, तो पर्सन का नाम इसलिए दिया गया है कि क्या यहाँ पे आप देखेंगे नहीं, क्या HIV जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पीपुल्स होते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, क्या वो ज्यादा ससेप्टेबल उस चीज के लिए नहीं होते। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं पढ़ूंगा तो मैं ऐसे नहीं देखूंगा कि पर्सन के हिसाब से HIV जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। क्या अगर मैं बात करूं चिल्ड्रंस की, अगर बात करूं तो क्या चिल्ड्रंस में वही एग्जांपल, क्या चिकन पॉक्स जो है वो क्या चिल्ड्रंस में ज्यादा नहीं होता, 9 से 12 साल की उम्र में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। क्या अगर मैं यहाँ पे डायरिया की बात करूं, न्यूमोनिया की बात करूं, वो चाइल्डहुड एज के अंदर ज्यादा नहीं होता है, चाइल्डहुड एज के अंदर ज्यादा होता है। तो ये एक पर्सन के हिसाब से होता है। अगर डायबिटीज मेलाइटिस की बात करूं बच्चों, डायबिटीज मेलाइटिस की बात करूं तो क्या डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो आपका अडल्ट के अंदर नहीं होता। हाइपरटेंशन की बात करूं तो वो ज्यादा अडल्ट के अंदर देखा जाता था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है कि कैसे बीमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है किसी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर। ये टाइम और पर्सन के हिसाब से थी। तीसरी जो हमने देखा इसमें वो प्लेस के हिसाब से थी। क्या कुछ बीमारियां जो है वो प्लेस के हिसाब से भी एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट अपना रखती हैं। तो प्लेस के हिसाब से कैसे रखती है, अगर प्लेस की बात करेंगे बच्चों, प्लेस की अगर बात करेंगे तो KFTG जो है, KFD जो है यानी कि काइसानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है वो उसका एक स्पेशल रेंज है, और वो रेंज क्या है, वो कर्नाटका के अंदर ज्यादा फैलती है, कर्नाटका के अंदर ज्यादा फैलती है। तो प्लेस के हिसाब से एपिडेमियोलॉजी सेट अगर यहाँ पे होंगी तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक एस्पेक्ट होना चाहिए। अगर बच्चों आप फाइलेरियासिस की बात करेंगे, फाइलेरियासिस की बात करेंगे तो ये जो है वो कोस्टल रीजन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। कोस्टल रीजन, और कोस्टल रीजन यानी कि समुद्र तटीय इलाके जो है, जैसे गोवा वगैरह है, गुजरात की कुछ एरिया है जो समुद्र तट पे बसे हुए हैं, वहां पे ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप काला आजार की बात करेंगे बच्चों, काला आजार की बात करेंगे तो ये बीमारियां जो है इनका जो प्लेस जो है वो कहाँ आपका, वो बच्चों आपका यूपी के अंदर, आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, और बिहार के अलावा झारखंड के अंदर, यहाँ पे जो है वो स्पेशली ये चीज पाई जाती है। मलेरिया की अगर बात करेंगे तो देखिए, अगर मलेरिया की अगर बात करेंगे, मलेरिया की, तो मलेरिया जो है वो ईस्ट इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। तो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से कैसे ये देखने को मिलेगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है। ये जो हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का जो टूल है वो इस चीज को मेजर करने के लिए काम में आता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डिजीज की फ्रीक्वेंसी को। डिजीज की फ्रीक्वेंसी को आज हम पढ़ने वाले हैं।
अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो कितने आ रहे हैं, और इसको, इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, और वो टूल कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम जो मेजर करते हैं वो 3 टूल से करते हैं, और उन टूल को जो है हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेट बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, और प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये 3 टूल है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करके हम पता किस चीज का लगाते हैं, वो 2 चीजें हैं। और वो 2 चीजें कौन सी है? एक यहाँ पे आप इंसिडेंस देखेंगे, इंसिडेंस देखेंगे, और एक जो आप देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे? प्रीविलेंस देखेंगे, प्रीविलेंस देखेंगे। इंसिडेंस का मतलब यह है कि किसी भी कम्युनिटी में एक विशेष जियोग्राफिकल एरिया में, डिफाइंड एरिया में, डिफाइंड टाइम में किसी भी डिजीज के न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, दैट इज इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में, ये सबको आता है, मुझे इस चीज का पता है, पर आगे आने वाली चीजें क्या सबको आती है? इंसिडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में एक फिक्स टाइम में न्यू केसेस कितने हैं, न्यू केसेस कितने हैं किसी भी चीज के, तो वो क्या है? इंसिडेंस है। और इंसिडेंस जो है वो एक रेट है, यहां से सवाल आएगा। इंसिडेंस जो है वो एक रेट होती है, यानी जब टूल्स जब हम मेजर करेंगे तो रेट के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। तो सवाल अगर पूछा जाए कि इंसिडेंस इज, तो अगर ऑप्शन में है कि वो रेट है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, या इन तीनों में से कोई नहीं है, या 2 ऑप्शन आपको डाल दिया जाए, तो आपको जो राइट आंसर करना है वो रेट करना है। और देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक चीज को विशेष कर दे दिया कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो एक प्रोपोर्शन होता है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही एग्जांपल है वो प्रोपोर्शन में आएगा। प्रोपोर्शन का अपना एक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है 4-5 चीजें आ जाए, उस प्रोपोर्शन की क्राइटेरिया में जो भी टूल जो है वो फिट बैठेंगे, वो सारे प्रोपोर्शन ही होंगे, एक चीज तो होनी नहीं है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। इंसिडेंस जो है वो का मतलब क्या हुआ? न्यू केसेज कितने आ रहे हैं एक एपिडेमियोलॉजिकल एरिया में, वो न्यू केसेज है। और दूसरा जो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंपोनेंट, वो क्या? प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का मतलब है कि वो जो चीज है वो फैल कितनी रही है, वो एक बीमारी जो है वो कितनी फैल रही है, और वो फैल कितनी रही है, इस चीज से हम कैसे पता चलाएंगे? इसका हमें ऐसे पता चलेगा कि एक जियोग्राफिकल एरिया में न्यू प्लस ओल्ड, न्यू प्लस ओल्ड दोनों कितने केसेज हैं, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ केसेज की बात करिए, यानी कि न्यू और ओल्ड दोनों मिला के कितने केसेज है, वो आपका क्या होता है? वो आपका प्रीविलेंस वो कहलाता है। तो प्रीविलेंस जो है वो एक अपने आप में प्रोपोर्शन है। क्या है? प्रोपोर्शन। अब हम कैसे बात करेंगे? हम जो बात करेंगे वो रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं रेट की, रेट की। तो रेट को जब हमें मेजर करना होता है, या हम मेजरमेंट टूल के तरीके से हम याद करेंगे, तो देखिए जब हम रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो इन तीनों चीजों में आपको 2 चीज कॉमन मिलेगी। वो चीज क्या होगी कॉमन की? तीनों के चीजों में आपको एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, ये चीज कॉमन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा इन 3 चीजें में। इसके अलावा आपको मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। पर अब तीनों के अंदर बेसिक अंतर क्या देखने को मिलेगा, वो चीज आप देखिए। जब आप रेट देखेंगे, रेट के बारे में देखेंगे, तो रेट में क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आपका रेट में ये होगा कि रेट में न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो है इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर जो है, यानी ऊपर का जो अंश जो होगा रेट में, वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। और इसके मल्टीप्लायर क्या होंगे बच्चों? इसके मल्टीप्लायर जो है वो हमेशा कितने होते हैं बच्चों? मोस्टली जो होगा, मोस्टली जो वो 1000 होता है, इसका जो मल्टीप्लायर है वो 1000 होता है। इसके अलावा वो 100 भी हो सकता है बच्चों, वो 1,00,000 भी हो सकता है। रेट का मतलब इस चीज से है। अगर मैं आपको बताऊं रेट के बारे में, अगर रेट के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मेजर जो हम करते हैं वो अकरेंस को मेजर करते हैं यहाँ से, कि डिजीज या डेथ जो है वो कितनी फैल रही है। और इसको कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें कंपेयर करना हो कि हम कंपेयर करते हैं, हमें कंपेयर करना हो बच्चों कि ग्रुप ए और ग्रुप बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है वो दोनों अलग अलग एक जियोग्राफिकल एरिया है, और हमें रेट को मेजर करना हो कि ग्रुप ए में कितनी एक साल में डेथ हुई है
और ग्रुप बी में यानी कि या फिर बी जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें कितनी डेथ हुई है, उस चीज को जो हम मेजर करते हैं वो रेट के थ्रू मेजर हमें करना होता है। इन चीजों के हम आगे एग्जांपल देखेंगे, एक बार हम जो है वो इस चीज को देखेंगे। रेट देखिए, अब रेट जो है वो रेट जो है बच्चों वो दो तरीके से हो सकती है बच्चों। एक जो होती है आपकी, एक जो होती है बच्चों रेट के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलेगा, रेट के अंदर क्या देखने मिलेगा बच्चों, एक आपको देखने को मिलती है बच्चों, एक रेट के अंदर जो आपको एक रफ रेट देखने को मिलती है, रफ रेट देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है, उस रफ रेट के अंदर हमें कुछ भी स्पेसिफिक इसके अंदर होता नहीं है और स्पेसिफिक जो नहीं होता, और एक जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक देखने को मिलता है। तो रेट जो है वो कौन सी होती है आपकी, एक बच्चों होती है आपकी स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट, और ये जो स्पेसिफिक रेट है और जो रफ रेट है इसको क्या बोलते हैं, एक होती है क्रूड रेट। क्रूड रेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रेट जिसमें कुछ भी कोई विशेष नहीं है, कोई एज ग्रुप विशेष नहीं, कोई सेक्स नहीं है, कोई जेंडर नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। एक होगी आपकी स्पेसिफिक रेट, इसमें ये जो रेट है, जैसे आपको मेटरनल मोर्टालिटी रेट के बारे में बात पूछा गया, आपको किसी भी कुछ बर्थ रेट के बारे में पूछा गया, ये सारी चीजें जिसमें कोई एज, कोई सेक्स, कोई ग्रुप जो है वो विशेष उसके अंदर आता है, तो वो एक स्पेसिफिक रेट होती है। और एक जो होता है बच्चों एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट होती है, जो हम पढ़ेंगे आगे, स्टैंडर्डाइज्ड रेट, वो जो हम क्या पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। तो क्रूड रेट में क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा क्रूड रेट, देखिए एक बार अगर देखें क्रूड रेट, तो क्रूड रेट के बारे में आप क्या देखेंगे, क्रूड रेट का मतलब क्या हुआ, इस रेट के अंदर क्रूड रेट में जैसे क्रूड डेथ रेट, CDR यानी क्रूड डेथ रेट, इस क्रूड रेट में क्या, डेथ रेट में आप क्या देखेंगे, इसमें कोई भी एज या सेक्स या जेंडर का कोई का नाम नहीं है, इसका इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि नंबर ऑफ डेथ किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, यानी कि क्रूड डेथ रेट में क्या होता है, कोई भी आपका एज सेक्स जो है वो आपका इसके अंदर स्पेशल नहीं आता है, कुछ भी आपको नाम नहीं दिया जाता है, तो वो क्या होगा, वो क्रूड डेथ रेट हो गई। या फिर इसमें आता है जो क्रूड बर्थ रेट आती है, यानी बर्थ हो रहे हैं वो चाहे वो लो बर्थ वेट में भी हो रहे हैं, या वो आपके एवरेज वेट में भी हो रहे हैं, या आपके SG हो रहे हैं, AG हो रहे हैं, इसके अंदर वो नहीं देते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा मैंने बताया था कि स्पेसिफिक रेट होती है, स्पेसिफिक रेट, और इस स्पेसिफिक रेट में क्या होती है बच्चों, जैसे आपको ये हो सकते हैं एज स्पेसिफिक रेट, या क्या हो सकती है आपकी ये आपकी कोज स्पेसिफिक रेट, दो चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक एज रेट है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको दो चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। अब इसमें क्या देखेंगे बच्चों, इसके अंदर क्या देखेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर जो है उसका पार्ट होता है वो किसका, डिनोमिनेटर का। अब यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो देखेंगे ये रेट था, अब जो हम देखेंगे वो क्या है, प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन और रेट में क्या अंतर होता है, और कॉमन चीज क्या होगी, एक चीज कॉमन होगी और एक चीज जो है वो डिफरेंट होगी। प्रोपोर्शन में क्या होगा कि इसमें भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, पर मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 100, मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 100, मल्टीप्लायर जो है वो हमेशा 100 ही रहेगा। पर रेट में आपने देखा था कि रेट में आपको ये देखने मिला था कि वहां पे मल्टीप्लायर जो है वो 100 भी हो सकता था, वो 1000 भी हो सकता था, वो आपका 1 लाख भी हो सकता था, पर प्रोपोर्शन में जो है वो आपको इस तरीके की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो चीज क्या आपकी, वो आपकी प्रोपोर्शन है। अब देखिए प्रोपोर्शन के बाद में जो है वो क्या आपको देखने को मिलेगा, प्रोपोर्शन के बाद में जो आप देखते हैं, तो हाँ एक चीज देख लीजिए, जब भी आप कहीं पे भी देखिए कोई फॉर्मूला आपको दिखे, अगर आपको इनटू में 100 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 100% चांस है कि वो जो है वो प्रोपोर्शन है, 50 से या फिर 20% चांस है, 10% चांस है वो रेट है। क्योंकि देखिए 90 to 95% में जो रेट का जो फॉर्मूला जो आप देखेंगे उसके मल्टीप्लायर आपको 1000 ही मिलेगा। हो सकता है वो 1 लाख या 100 हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली आपको 1000 मिलता है। और जब आप प्रोपोर्शन को देखेंगे तो वहां पे 100 आपको देखने मिलता है। उसके बाद में देखेंगे बच्चों, हम जो देखेंगे वो रेशियो, क्या देखेंगे, रेशियो।
और इस रेशियो में स्पेशल ये है, इस रेशियो में आप देखेंगे बच्चों कि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता है, यानी कि दोनों जो पार्ट है वो एक दूसरे के अपोज है, एक दूसरे में कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि नो रिलेशन बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता। और न्यूमिनेटर जो है इज नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता है। और इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सेक्स रेशियो, क्या देखेंगे बच्चों, सेक्स रेशियो। और इस सेक्स रेशियो में हम क्या देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फीमेल और इसमें क्या देखें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल। यानी कि अगर आपको सेक्स रेशियो अगर देखना होता है, अगर आपको सेक्स रेशियो वहां पे देखना होता है, तो वहां पे आप क्या देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फीमेल देखते हैं और नंबर ऑफ मेल देखते हैं, और क्या देखते हैं, इनटू में 1000 आप यहाँ पे देखते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है रेशियो का, नंबर ऑफ फीमेल और मेल, क्या यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है? तो यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर ये अंतर होता है कि रेट जो है वो उसमें एन और डी जो है वो पार्ट होते हैं, रेशियो के अंदर भी पार्ट होते हैं, पर मल्टीप्लायर जो है वो 100 और 100% आपका सो ही होगा। और प्रोपोर्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेशियो के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है वो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट यहाँ पे होता नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी के अंदर हम जो पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले, अब देखेंगे अब क्या देखने वाले, हम देखने वाले कि दो हमने कंपोनेंट देखे थे, और दो कंपोनेंट हमने क्या देखे थे कि तो हमने क्या देखा था, दो कंपोनेंट हमने देखे थे कि इंसिडेंस और प्रिविलेंस का हमने कंपोनेंट देखे थे। तो हमने फ्रीक्वेंसी में दो चीजें देखी थी बच्चों, फ्रीक्वेंसी में हमने दो चीजें देखी थी कि इंसिडेंस देखा था और एक हमने देखा था प्रीवेलेंस। अब इस इंसिडेंस की हम बात करते हैं बच्चों, किसकी, इंसिडेंस की। तो ये जो इंसिडेंस जो है, उस इंसिडेंस को मेजर करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कोहोर्ट स्टडी के द्वारा इसको क्या करते हैं, कोहोर्ट स्टडी टूल जो है, इसके द्वारा इंसिडेंस को हम मेजर करते हैं। सवाल अगर पूछा जाए कि इंसिडेंस जो है उसको किस चीज से आप मेजर करते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट इंसिडेंस जो होगा वो कोहोर्ट स्टडी से होगा। सवाल में दे दिया जाए कि वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है या आपकी कोहोर्ट स्टडीज है, कौन सी टाइप की स्टडीज है, वो ऑब्जर्वेशनल टूल में आती है, किस में आती है, तो आपको जो आंसर देना वो क्या है, आपको कोहोर्ट स्टडी के अंदर आपका इंसिडेंस जो है वो क्या होता है, मेजर होता है। इंसिडेंस क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए जियोग्राफिकल एरिया और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। यानी कि कितने सो है वो नए केसेस आए हैं किसी भी एक नए जियोग्राफिकल एरिया में, और वहां पे जो है वो कितनी जो पॉपुलेशन है वो कितनी जो है वो रिस्क पे है, और इसका जो मल्टीप्लायर जो है वो 1000 इसका मल्टीप्लायर अपन यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रेट जो होती है, रेट जो यहाँ पे देखिए इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंस एक रेट है, क्या है,
इंसिडेंस जो है वो रेट है, और इसका यूज कहां पे किया जाता है, यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई न्यू केसेस। न्यू केसेस जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, इस इंपॉर्टेंट चीज से आपके आने वाले जो एमसीक्यूज है वो यहाँ से हल होंगे, और कैसे हल होंगे वो इस तरीके से हल होंगे कि इंसिडेंस जो है बच्चों, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जो होता है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जो होता है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन वो क्या करता है बच्चों, वो डिक्रीज करता है किसको, इंसिडेंस रेट को। इंसिडेंस रेट को क्या है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन कम करता है। यानी कि सवाल में पूछा जाए कि एक जो पेशेंट है वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करता है, उसका जो एक पास में एक दोस्त है उसको आप हेल्थ प्रिवेंशन दे रहे हो या हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो कि यार स्मोकिंग आप मत कीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे प्रिविलेंस कम होगा या इंसिडेंस कम होगा। क्या आप किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं या प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन के लिए उसको कुछ दे रहे हैं, आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन उसको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस चीज में वो इंसिडेंस कम करेगा या प्रिविलेंस कम करेगा। तो प्रिविलेंस का मतलब तो है कि डिजीज हो चुकी है एक तरीके से, उसमें ओल्ड केसेस भी आते हैं, और इंसिडेंस का मतलब क्या है कि न्यू केसेस है, उससे क्या होगा, इंसिडेंस आपकी डिक्रीज होगी। तो क्या होगा कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जो है वो क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है आपको किस चीज को, इंसिडेंस की रिपोर्ट को। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये होता है मोर इंपोर्टेंट फॉर डिजीज ऑफ एक्यूट ऑनसेट, ये है रेट जो है वो क्या होती है, मोर इंपोर्टेंट फॉर एक्यूट ऑनसेट डिजीज। एक्यूट ऑनसेट जो डिजीज होती है, ऑनसेट डिजीज होती है, उनके लिए जो है वो मोर इंपोर्टेंट यहाँ पे रेट होती है। तो रेट के बारे में ये था कि न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन वाली बात जो थी वो आपको याद रखना है, और रेट आपका इंसिडेंस जो है वो एक रेट है। इसके बाद में देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रीवेलेंस। क्या देखेंगे, प्रीवेलेंस। और ये जो प्रीवेलेंस है ये भी आपकी एक फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट है, और ये फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट है। तो प्रीवेलेंस में आप क्या पढ़ते हैं बच्चों, प्रीवेलेंस में आप क्या पढ़ते हैं, प्रीवेलेंस में आप ये पढ़ते हैं, सॉरी मुझे एक चीज आपको बतानी है, वो बताने की स्पेशल इंसिडेंस रिपोर्ट क्या होती है, और ये जो रेट जो होती है वो क्या होती है, एक अटैक रेट होती है और एक होती है वो सेकेंडरी रेट होती है। इंसिडेंस के अंदर, इंसिडेंस में अगर सवाल आपको पूछा जाए इंसिडेंस में स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट, तो एक होती है बच्चों आपकी अटैक रेट। क्या होती है, अटैक रेट, इसको आप प्राइमरी रेट भी बोल सकते हैं, और एक होती है आपकी सेकेंडरी रेट। तो ये जो अटैक रेट जो होती है, इसको जिसको मैंने 1 नंबर दिया है और सेकेंडरी को जो मैंने 2 नंबर दिया है, इस अटैक रेट का मतलब ये होता है बच्चों की इंडिकेट करती है आउटब्रेक को, किस चीज को आउटब्रेक को, कि कोई बीमारी जो है उसका आउटब्रेक कितना है, या एपिडेमियोलॉजी ये है इसकी, ये बीमारी के बारे में क्या बताता है बच्चों आपको, वो आपको क्या बताएगा, अटैक रेट क्या बताता है आपका, इसका बताता है ये आपको आउटब्रेक के बारे में। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि किसी डिजीज का जो है वो आउटब्रेक उस जगह पे हुआ है, और एपिडेमियोलॉजी में अगर आपको उसका मेजरमेंट टूल आपको देखना है तो किस चीज से आप देखते हैं, तो वो कौन सी होती है बच्चों, आपकी अटैक रेट से आप देखते हैं, जो स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट के अंदर में आती है, या आउटब्रेक को देखिए, या किसी को एंडेमिक अगर कोई चीज है उसको आप देखती है। सेकेंडरी रेट जो है, जिसको सेकेंडरी रेट बोलते हैं, स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट के अंदर आती है। तो सेकेंडरी इंसिडेंस रेट क्या होती है बच्चों, ये दिखाती है, इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है किस चीज को, किस चीज को, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ ए डिजीज इन सोसाइटी या कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में एक डिजीज जो है वो कम्युनिकेबिलिटी उसकी कितनी है, उस चीज को इंडिकेट करता है क्या, आपकी सेकेंडरी स्पेशल इंसिडेंस रेट, ये आपकी उस चीज को करती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो इंसिडेंस रेट है, इसका यूज कहाँ होता है, यूज की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसका यूज करते हैं टू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कि डिजीज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। हम देखते हैं बच्चों इसे पैथोजेनिसिटी कितनी है, पैथोजेनिसिटी, कम्युनिकेबिलिटी और आउटब्रेक।
आउटब्रेक उसके बारे में पता लगाना हो तो वहां पे हम रेट का यूज करते हैं। इसके अलावा रेट जो है वो किस चीज में आपकी हेल्प होती है कि ये दिखाती है इफेक्टिवनेस या एफिकेसी ऑफ। रेट से क्या पता चलता है बच्चों? इफेक्टिवनेस या एफिकेसी ऑफ प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्राइमरी लेवल की बात नहीं, जितने भी टाइप के प्रिवेंशन है उस चीज की एफिकेसी या इफेक्टिवनेस को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रेट जो है उस चीज में काम आती है। और हमने जितने भी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज जितनी अप्लाई की थी, क्या वो जो चीजें हैं वो कितनी कारगर साबित हुई है, उस चीज को वो पता लगाने में हमें पता करती है। अब देखेंगे हम, अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे प्रीविलेंस को। किसको? प्रीवेलेंस को। और इस प्रीवेलेंस में हम क्या पढ़ेंगे? प्रीवेलेंस जो है बच्चों ये एक प्रोपोर्शन है। क्या है? प्रीवेलेंस जो है, इंसिडेंस जो था वो आपका क्या था? एक रेट था। और यहाँ पे प्रीवेलेंस जो है आपका वो आपका एक प्रोपोर्शन होता है। और ये जो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो किससे करेंगे बच्चों? ये जो कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड बाई, इस चीज को लिख लीजिए, कैलकुलेटेड बाई क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इस चीज से ये क्या होता है? कैलकुलेट होता है। दो चीजें आपको याद रखनी है हमेशा, इंसिडेंस और प्रीविलेंस के बारे में। इंसिडेंस जो कैलकुलेट हो रहा था या जिसको अपन मेजर कर रहे थे वो कोहोर्ट स्टडी से कर रहे थे, और प्रीविलेंस को जो करते हैं वो किससे करते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से करते हैं। और इन दोनों ही चीजों के बारे में और जितने भी एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशनल जितने भी टाइप के मेजरमेंट टूल है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में। एक बार हम इन चीजों को देखते हैं। अब जो है वो इस चीज से कैलकुलेट की जाती है। और प्रीविलेंस क्या होता है बच्चों? प्रीविलेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? टोटल नंबर ऑफ केस। और ये केस कौन से है? वो केस है जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ऐसे तो रिस्क में तो सभी लोग रहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केस आइडेंटिफाइड है। और कौन से? न्यू प्लस ओल्ड दोनों है, और ये जो है वो क्या है? वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ये यहां पे होता है कि टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो नए हो, वो कितने भी हो। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, और इसका जो मल्टीप्लायर जो होता है वो 100 होता है। मैंने बात की आपसे कि प्रोपोर्शन की जब बात आएगी तो मल्टीप्लायर जो होगा वो 100 आपका यहाँ पे होगा। नंबर ऑफ केसेस आपका यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, जब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये दो टाइप का होता है, दो टाइप से आप देखते हैं। प्रीवेलेंस जो है वो दो टाइप से देखेंगे। और देखिए, अगर हम आप बात करूं आपसे कि किसी भी डिजीज का आप ट्रीटमेंट मोडालिटी जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, मैंने एक चीज उसके ऊपर बताई थी, इंसिडेंस में मैंने एक चीज बताई थी कि जब आप प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं तो इंसिडेंस जो रेट है जो है आपकी वो डिक्रीज होती है। और प्रिविलेंस कब डिक्रीज होगा? हालांकि प्रिवेंस जो है वो प्रोपोर्शन है, फिर भी इसको रेट बोला जाता है। तो ये वो है कि बोलने में ये मासी लगती है पर है माँ की जैसी। तो वही बात है कि प्रिविलेंस भी है वो बोलने में रेट जैसा लगता है पर है प्रोपोर्शन। तो प्रिविलेंस में क्या देखने को मिलता है? प्रिविलेंस में जब आप ट्रीटमेंट मोडालिटीज को जब अप्लाई करते हैं किसी भी डिजीज के लिए तो वहां पे डिक्रीज जो होता है वहां पे वो क्या होता है? प्रिविलेंस प्रोपोर्शन या प्रिविलेंस रेट जिसको बोलते हैं वो आपका वहां पे डिक्रीज होता है। तो दोनों चीजें अलग है। एक भी प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन से डिक्रीज होगा, वो इंसिडेंस होता है, और प्रिविलेंस की बात आई तो वो ट्रीटमेंट मोडालिटीज से डिक्रीज होता है। वहां पे इंसिडेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। वैसे ही प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन करेंगे तो प्रिविलेंस के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। तो अब देखेंगे प्रिविलेंस क्या होगा बच्चों। प्रिविलेंस आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉइंट प्रिविलेंस, एक जो होता है आपका पीरियड प्रिविलेंस। क्या होता है? पीरियड प्रिविलेंस। इन दोनों के बीच में क्या फर्क हुआ? दोनों चीजें क्या है? पॉइंट प्रिविलेंस का मतलब क्या है बच्चों कि नंबर ऑफ टोटल केसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि नंबर ऑफ टोटल केसेज, और कब है ये टोटल केसेज? नंबर ऑफ टोटल केसेज ड्यूरिंग या ऑन लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। केसेज ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डेंगू केसेज ऑन 10th ऑफ मार्च। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 मार्च को डेंगू के टोटल केस कितने थे, तो वो क्या होता है बच्चों आपका, वो पॉइंट प्रिविलेंस होता है इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। दूसरा जो मैंने बताया कि वो पीरियड प्रिविलेंस, क्या था, पीरियड प्रिवेलेंस की हम बात कर रहे थे। और ये जो पीरियड प्रिवेलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड के अंदर किसी भी डिजीज का प्रिवेलेंस कितना है, यानी कि ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और ये जो टाइम पीरियड है वो कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1 जुलाई 2023 टू 31 दिसंबर 2013, इस टाइम पीरियड के बीच में आपके कोविड के कितने केस आए। उन एक टाइम पीरियड होगा, ये लगभग 6 मंथ का, 5 मंथ का, एक जो मैंने टाइम ड्यूरेशन आपका बताया, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोविड के कितने केस आए, वो चीज क्या कहलाती है बच्चों आपकी, वो आपकी पीरियड प्रिविलेंस आपकी कहलाती है। क्या कहलाती है, पीरियड प्रिविलेंस आपकी कहलाती है। अब देखिए इस प्रिविलेंस का यूज कहां होता है, डिक्रीज बर्डन ऑफ डिजीज, ये यूजेज है आपके प्रिविलेंस की। किसके, प्रिविलेंस के यूजेज है, क्या, डिक्रीज होती है बर्डन ऑफ डिजीज। अगर सवाल में पूछा जाए कि आपके पास में डिजीज जो बर्डन है वो डिजीज का वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, या आपको करना है डिक्रीज, तो या फिर ऐसे बोला जाए कि प्रिविलेंस जो है आपकी प्रिविलेंस है या इंसिडेंस है, इन दोनों में से बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो कौन डिक्रीज करता है, तो जो प्रिविलेंस जो है उसकी वजह से डिक्रीज होता है, क्या, बर्डन ऑफ डिजीज। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, ये करता है डायरेक्ट कंट्रोल डिजीज, क्योंकि देखिए प्रिविलेंस में क्या होता है, प्रिविलेंस का मतलब होगा कि पेशेंट जो है वो डेफिनेटली आपका डिजीज से ग्रसित हो चुका है और अब उसका ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा है, तो ये डायरेक्ट डिजीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बच्चों ये रिसोर्स को करता है, डायरेक्ट करता है रिसोर्सेज को डायरेक्ट करता है, मतलब कि सही दिशा निर्देश देता है कि आपको किस दिशा में आपके रिसोर्सेज को यूज करना है। जैसे आपको ट्रीटमेंट मोडालिटी किस तरीके से यूज करनी है, आपको लैब रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से यूज करनी है, उन सारी चीजों को आप जो है इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी जो यूज करेंगे वो किस पेशेंट के लिए किस तरीके से करनी है, आपको रिसोर्सेज को डायरेक्ट ये यहाँ पे करता है। तो ये बात थी किसकी, हमने बात की थी कि इंसिडेंस और आपके प्रिविलेंस जो है वो आखिरकार क्या था। रेट रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में आपको फर्क पता चला होगा कि क्या होता है रेट रेशियो और प्रोपोर्शन। एक चीज है, दो चीजों में कॉमन रहते हैं, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के पार्ट होते हैं, और जहां पे आप देखेंगे कि रेशियो जो होगा वहां पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता, एक दूसरे के बीच में कोई भी अंतर वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस और प्रिविलेंस, तो रिलेशन ये था बच्चों कि इंसिडेंस में आपको क्या देखने मिलेगा, प्राइमरी लेवल ऑफ मोडेलिटी जो आप यूज करेंगे या जितनी भी आप प्रिवेंशन के लिए जो चीजें यूज करेंगे, वो यूज करने वाली जो चीजें वो सीधा का सीधा इफेक्ट डालेंगे किसके ऊपर, इंसिडेंस रेट के ऊपर आपका सीधा सीधा इफेक्ट डालेंगे, यानी इंसिडेंस जो है वो डिक्रीज होगा, उस चीज का प्रिवेलेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी जो चीज थी कि ट्रीटमेंट मोडेलिटी या सेकेंडरी लेवल की जो चीजें यूज करेंगे वो इंसिडेंस को कम नहीं कर पाएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई जो पेशेंट है वो बीमार है, मैं उसको दवाई दे रहा हूं, तो उसका इंसिडेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जो प्रभाव है वो प्रिविलेंस के ऊपर पड़ेगा, तो प्रिविलेंस उस चीज से डिक्रीज होती है। अब एक बार डिस्कस हम देखते हैं, एक बार मेरे पास में टेबल है, अगर मेरे पास में अवेलेबल है तो मैं दिखाता हूं कि इन दोनों चीजों के बीच में आखिरकार अंतर क्या है। एक इमेज में आपको दिखाता हूं बच्चों, उस इमेज से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा
कि इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस आखिरकार है क्या। वो डिफरेंस यहाँ पे वो है कि इंसिडेंस, और ये इमेज आपके सामने है, और इस इमेज को देखेंगे बच्चों, ये एक इमेज है आपके सामने, और इस इमेज में आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो अंतर कैसे पता करेंगे। इंसिडेंस में देखिए प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ डेवलपिंग डिजीज की, इंसिडेंस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि चांस है किसी चीज का डिजीज के डेवलप होने का, और प्रिविलेंस में क्या देखेंगे प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ ऑलरेडी हैविंग डिजीज। देखिए इंसिडेंस में मैंने बताया कि न्यू केसेस जितने भी आ रहे हैं वो इंसिडेंस है, तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज की है कि डिजीज डेवलप हो सकती है। यहाँ पे जो है वो डिजीज जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है प्रिविलेंस के अंदर। इंक्लूड ओनली न्यू केसेस, इंसिडेंस में ओनली न्यू केसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं, और प्रिविलेंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपका बोथ न्यू एंड ओल्ड केसेस आर इंक्लूडेड। इंसिडेंस में तीसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कि फॉलो अप रिक्वायर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन टू आइडेंटिफाई न्यू केसेस, कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है किसी भी कम्युनिटी में फॉलो अप करना जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि नए केसेस जो है वो कितने, और यहाँ पे फॉलो अप की जरूरत आपको नहीं पड़ती, क्योंकि प्रिविलेंस में ओल्ड केसेस भी आपके इंक्लूड किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, इलनेस की ड्यूरेशन जो है उससे इंडिपेंडेंट है, और ये ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ओल्ड और न्यू केसेस जो है वो कितने होने वाले हैं। इसके अलावा शूटेड मेजर व्हेन स्टडीइंग कॉज एंड इफेक्ट, कि ये शूट करता है आप जब आप कॉज को मेजर करेंगे और इफेक्ट को देखेंगे, वो इंसिडेंस के ऊपर आते हैं। और मेजर व्हेन एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ ए डिजीज और एट्रीब्यूट, क्योंकि देखिए प्रिविलेंस के अंदर क्या है कि ऑलरेडी जो है वो डिजीज जो है वो डेवलप हो चुकी है, तो वो चीज क्या करती है मेजर करती है कि बर्डन डिजीज का कितना, ये एट्रीब्यूट कितना कर रही है। और मैन जहां से सवाल पूछा जा सकता है, एमसीक्यू जहां से पूछा जा सकता है, यहां से 100% सवाल पूछे जाने वाली संभावना है। और वो कहां से है कि इंसिडेंस को किससे कैलकुलेट किया जाता है या मेजर किससे किया जाता है, तो कोहोर्ट स्टडी जो है उससे आपके इंसिडेंस को मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और प्रिविलेंस को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो उसके लिए यूज आती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। ये कुछ बेसिक्स था एपिडेमियोलॉजी का, कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी था, जिसमें हमने डिजीज फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। और इस डिजीज फ्रीक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन को पढ़ा। तीनों के अंदर देखा कि आखिरकार इन तीनों अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट ये है कैसे, कहां यूज आती है, इनका यूज क्या है, फायदा इनका है क्या। रेट से हमें पता चलता क्या है, इस चीज का देखा। और फ्रीक्वेंसी में जो मेन चीज इंसिडेंस और प्रिविलेंस के बारे में देखा कि कौन सी स्टडी, कौन से टूल से इसको मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किस चीज से किया जाता है, हमारे कैसे काम में आती है। और प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन और सेकेंडरी लेवल की जो चीजें हैं वो कहां पे यूज आती हैं, किस तरीके से सूट इस पे करती हैं, ये चीज हमने देखी थी। अब एक बार जो एमसीक्यूज जो है, कुछ एमसीक्यूज है वो इस क्लास में डिस्कस करने के लिए थे कि इंसिडेंस और प्रिविलेंस से रिलेटेड कौन से सवाल है। कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी से कुछ एमसीक्यूज है, क्या हम उनको अब हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सवाल देखेंगे, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस, कि प्रिविलेंस और इंसिडेंस के बारे में इनमें से कौन सी चीजें वो सही है। तो बोथ आर रेट्स, तो क्या मुझे बताइए कि प्रिविलेंस और इंसिडेंस दोनों रेट है, तो दोनों रेट नहीं है। इंसिडेंस जो है वो तो रेट है, इंसिडेंस जो है वो तो रेट है, बट प्रिविलेंस जो है बच्चों, प्रिविलेंस जो है वो क्या है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रिविलेंस जो है वो एक प्रोपोर्शन है। क्या है, प्रोपोर्शन है। तो दोनों तो रेट है नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी यहाँ पे शूट करेगा नहीं, ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा देखिए, प्रिविलेंस इज रेट बट इंसिडेंस इज नॉट, तो क्या प्रिविलेंस एक रेट है, तो ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि प्रिविलेंस है वो रेट नहीं है, वो प्रोपोर्शन है, ये गलत हो चुका है। इंसिडेंस इज ए रेट बट प्रिविलेंस इज नॉट, तो क्या ये ऑप्शन सही खाता है कि इंसिडेंस तो रेट है बट प्रिविलेंस जो है वो रेट नहीं है। हालांकि नाम नहीं दिया गया कि ये प्रोपोर्शन है या रेशियो है, वो क्या है, पर इतना जरूर क्लियर कर दिया कि रेट नहीं है। तो एक बार के लिए
ये ऑप्शन है वो अपना सही रहेगा। और ऑप्शन डी जो है बोथ आर नॉट रेट्स, कि दोनों ही रेट नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंसिडेंस जो है वो रेट है और आपका प्रिविलेंस जो है वो प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का नाम नहीं है बट नकार दिया गया कि ये रेट तो कम से कम नहीं है, तो राइट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। ये सवाल था जो कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी से पहला सवाल आया था। इसके बाद में क्या है बच्चों, दूसरा क्या था, दूसरा आप देखेंगे थोड़ा सा छोटा, मैं इसको सवाल को कर देता हूं ताकि आपको भी पढ़ने में ओके। थोड़ी साइज जो है वो छोटी हो चुकी है। सवाल पढ़ेंगे। सवाल ये बच्चों, ऑप्शन देखिए, सवाल नंबर 2 है अपना, सवाल नंबर 2 है और 2 नंबर सवाल कौन सा है, इफ ए प्रिविलेंस इज वेरी लो, कि प्रिविलेंस जो है वो बहुत लो है, प्रिविलेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इंसिडेंस, कि प्रिविलेंस जो है वो इंसिडेंस से क्या है, कम है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंस जो है वो ज्यादा है फॉर ए डिजीज, इट इंप्लाइज डिजीज इज वेरी फास्ट, डिजीज इज वेरी फेटल और इजीली क्योरेबल। ये यहाँ पे क्या बच्चों, ये फेटल का मतलब डेंजर होता है, यहाँ पे आप डेंजर फेटल भी ले सकते हैं या फास्ट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है। देखिए सवाल का मतलब ये था कि प्रिविलेंस जो है वो कम है किससे, आपके इंसिडेंस, यानी इंसिडेंस ज्यादा है, प्रिविलेंस कम है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बीमारी जो है वो वेरी फेटल या डेंजर बहुत है और इजीली क्यूरेबल, कि वो बीमारी है वो बहुत आसानी से क्योर हो रही है। जैसे मान लीजिए कि किसी को है वो फीवर हो रखी है और हाई ग्रेड फीवर है, वो फेटल उसके लिए है और उसको जैसे ही आपने पीसीएम दिया वो क्या होगा, इजीली क्योर हो गया। तो उसका मुझे पता है इंसिडेंस ज्यादा होगा या उसकी प्रिविलेंस ज्यादा होगी। तो प्रिविलेंस में तो डिजीज जो है वो ऑलरेडी जो है वो अकर हो जाती है, तो वो जो है उसकी प्रिविलेंस जो है उस कंडीशन में ज्यादा होती है। अगर कोई भी डिजीज जो है वो इजीली क्यूरेबल है या फेटल उसको मान सकते हो, तो उसका मतलब क्या है, इंसिडेंस जो है उसका हमेशा, इंसिडेंस जो है उसका ज्यादा होता है और प्रिविलेंस जो है उसका डिक्रीज होता है। यानी कि मैक्सिमम संभावना है कि वो है इंसिडेंस वो हाई रिस्क एज ग्रुप पे रहती है, पर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिजीज जो है वो प्रिविलेंस उसका कम होगा। ऑप्शन बी जो देखने को मिला वो क्या है, डिजीज इज नॉन फेटल, कि वो डिजीज नॉन फेटल है। तो नॉन फेटल जो डिजीज होगी वो क्या होगी बच्चों, प्रिविलेंस उसका हमेशा हाई रहता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस इज रॉन्ग, कि वो गलत है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। नथिंग कैन बी सेड एज दे आर इंडिपेंडेंट, कि वो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो ये भी सही नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो राइट गलत हो ही गए, इन दोनों में से था। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो सिंपल सी भाषा में यही है कि डिजीज जो है वो इजीली क्यूरेबल है, इसलिए उसका इंसिडेंस ज्यादा है और प्रिविलेंस जो कम होगा। आपको इससे ये सीखना कि अगर कोई डिजीज जो फेटल ज्यादा होती है या जिस वो इजीली क्यूरेबल होती है, तो आपको ये याद रखना इस एमसीक्यू से कि प्रिविलेंस जो है उसका कम होगा, यानी ओल्ड और न्यू केसेस जो है वो दोनों को मिला के जो एक जो रिजल्ट आपके पास में मिलता है वो कम होता है और इंसिडेंस जो है उसका ज्यादा होता है। सवाल अगला देखेंगे, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है और सवाल क्या है बच्चों, सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल क्या है, इफ ए न्यू इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जो चीज मैंने आपको बताई थी कि ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, एमसीक्यूज हल करने में आपकी मदद होगी, और वो क्या है आपका, if a new effective treatment is initiated and other factor remain same, which of the following is most likely to happen, कि आपने क्या है बच्चों, न्यू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आपने क्या की, स्टार्ट की है और वो मॉडलिटीज आपने स्टार्ट कर दी। इसको सवाल को थोड़ा इस साइड लेके आता हूं, ओके, ठीक है। तो इफ ए न्यू इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड, नया ट्रीटमेंट जो आपने इनिशिएट किया है, तो उसके लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है, मैंने एक चीज बताई थी कि आप प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन कर रहे हैं तो वहां पे कौन सी चीज अफेक्ट होगी, और आप सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन या आप ट्रीटमेंट उस जगह पे नया इंप्लाइज कर रहे हैं तो वहां पे क्या चीज आपकी अफेक्ट होगी, वो चीज आपको सोल्व करनी है। सवाल मैं पढ़ूंगा, उत्तर आपको देना, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नया ट्रीटमेंट अगर आप लेके आए तो कौन सी चीज अफेक्ट होगी, इंसिडेंस विल नॉट चेंज, तो क्या इंसिडेंस उस चीज से नहीं चेंज होगा। Prevalence will not change, neither incidence nor prevalence will change, incidence and prevalence will be change। तो इनमें से कौन सी चीजें वो राइट होने वाली है, तो इंसिडेंस विल चेंज। क्या इंसिडेंस जो है वो चेंज होगा जब आप सेकेंडरी लेवल की चीजें कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इंसिडेंस जो है वो चेंज इसमें
नहीं होगा। यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, प्रिविलेंस होगा। तो प्रिविलेंस डिक्रीज होता है जब आप ट्रीटमेंट मॉडलिटीज वहां पे लेते हैं। प्रिविलेंस विल नॉट चेंज, तो प्रिविलेंस तो डिक्रीज होता है। ये इन दोनों में से प्रिविलेंस चेंज होता तो वो चीज हो ही नहीं सकती। और इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस विल चेंज, दोनों चेंज नहीं होंगे। इंसिडेंस और प्रिविलेंस दोनों चेंज नहीं होंगे। सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट या उससे आपका सिर्फ प्रिविलेंस आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो है वो इंसिडेंस तो ऑलरेडी बन चुका है। अगर इंसिडेंस ऑलरेडी बन चुका तो इंसिडेंस से आपका प्रिविलेंस के अंदर जाएगा। तो प्रिविलेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंसिडेंस के ऊपर डायरेक्टली उस केस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, राइट आंसर जो है वो ए बनेगा। हालांकि हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी जब आप इसको अपने आप जब आप धीरे से पढ़ेंगे या आप रूम में अगर उसके बाद में रिवीजन करेंगे तो कुछ कंट्रोवर्सी आपकी आ सकती है कि प्रिविलेंस कम हो रहा है तो इंसिडेंस कम क्यों नहीं हो रहा है। बट रियलिटी ये कि इंसिडेंस वहां पे कम होगा नहीं। राइट आंसर जो है वो एक होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और सवाल क्या है, सवाल ये पढ़ेंगे इंप्रूव्ड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की बात आ गई थी, मैंने बताया था कि एक आपका सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट या मॉडलिटीज आप यूज कर रहे थे, दूसरा प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जब आप करेंगे तो कौन सी चीज अफेक्ट होगी, रेट होगी या प्रिविलेंस होगा, इंसिडेंस होगा या प्रिविलेंस होगा, वो आप देखेंगे। इंप्रूव्ड प्रिवेंशन ऑफ एन एक्यूट नॉन फेटल डिजीज इज लाइकली टू, कि आपने इंप्रूव्ड प्रिवेंशन किया है, डिक्रीज द प्रिविलेंस ऑफ द डिजीज। क्या आप प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन करते हैं या प्रिवेंशन के लिए कुछ भी चीज करते हैं तो उससे प्रिविलेंस कम होता है, तो प्रिविलेंस तो उससे कम नहीं होता है। पहला तो डिक्रीज द प्रिविलेंस, डिक्रीज प्रिविलेंस नहीं होता है। बी जो है इंक्रीज द प्रिविलेंस ऑफ द डिजीज, तो इसका प्रिविलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये न कम होगा ये न ज्यादा होगा, ये भी राइट नहीं है। डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, क्या इंसिडेंस जो है वो डिक्रीज का डिजीज का वो कम होता है आपका प्रिवेंशन का जब आप मॉडलिटीज यूज करेंगे। तो ऑप्शन जो है वो यही होगा कि डिक्रीज होगा, इंसिडेंस जो है वो डिक्रीज होगा जब आप प्रिवेंशन करेंगे। और कैसे होगा, अगर मेरे पास मेरे कैमरामैन बैठे, मैं उनको बोलूंगा कि स्मोकिंग आपको नहीं करना है, मैंने उसको प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन दिया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में लंग कैंसर के लिए उसका इंसिडेंस डिक्रीज हो। तो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन आप दे रहे हैं या प्रिकॉशंस आप उसको दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपके इंसिडेंस जो है उसकी रेट जो है वो कम, जाहिर सी बात है होनी है। उसके बाद में ऑप्शन डी जो है वो है कि इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, तो इंसिडेंस जो है इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। राइट आंसर जो है वो सी होगा। ये सवाल थे कुछ जो मैंने सोचा कि इस क्लास के बाद में लाने जरूरी है, ताकि आप सोच सकें कि किस तरीके से सवाल के ऊपर आपको इस चीज को अप्लाई करना है, सवाल आखिरकार हल करने कैसे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल यह है कि प्रिविलेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच स्टडी डिजाइन। मैंने यह भी बताया था कि इंसिडेंस और प्रिविलेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती है। और वो चीजें कौन सी है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे जो पूछा है वो प्रिविलेंस के लिए पूछा कि प्रिविलेंस को कैलकुलेटेड करने के लिए क्या करते हैं। तो क्या डिस्क्रिप्टिव स्टडी टूल आप यूज करते हैं, केस कंट्रोल यूज करते हैं, क्रॉस सेक्शनल यूज करते हैं, कोहोर्ट यूज करते हैं। तो दो चीजें हमने देखी थी अभी तक, उनमें से एक कोहोर्ट देखा था, एक अपन ने क्रॉस सेक्शनल देखा था। कोहोर्ट तो मैंने बताया था कि कोहोर्ट आप कहां यूज करेंगे, कोहोर्ट तो आपका यूज होता है इंसिडेंस के लिए, इंसिडेंस के लिए। और प्रिविलेंस के लिए जो यूज होता है वो क्रॉस सेक्शनल होता है। किसके लिए, प्रिविलेंस के लिए जो यूज होगा वो क्रॉस सेक्शनल होगा। उत्तर तो मैंने वैसे ही बता दिया। तो राइट आंसर इस सवाल का जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी टूल जो है उससे ही हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी डिजीज जो उसका प्रिविलेंस कितना है। उसके बाद में अगर कुछ सवाल बचे हैं तो मैं और दिखा देता हूं आपको। हाँ, कुछ सवाल जिनको अपन को हल करना है और वो कैसे हल करना है, उनका हल करने का सवाल आया आपके सामने। और वो सवाल किस चीज से आया बच्चों, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज वहां पे बताए थे और फॉर्मूलाज क्या थे वो अब आपको अप्लाई करना है। इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज इन पॉपुलेशन ऑफ 30,300 न्यू केसेस। और ऑप्शन में क्या दिया गया है कि एक डिजीज है उसके नए इंसिडेंस जो है, जो न्यू केसेस है वो कितने हैं, वो 300 नए केसेस है। और पॉपुलेशन टोटल कितनी है, वो टोटल पॉपुलेशन आपकी 30,000 की है। तो आपको क्या देना है, इंसिडेंस रेट जो है वो आपको निकाल के देनी है। तो वो रेट कैसे निकालेंगे आप, इंसिडेंस रेट जो है वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
कि टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए पॉपुलेशन या एक जियोग्राफिकल एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं, वो टोटल नंबर 300 है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपकी 30,000 की टोटल पॉपुलेशन है। और आपके कितना आपको दिया मल्टीप्लायर, आपका कितना है वहां पे 1000 आपका मल्टीप्लायर है। रेट के अंदर देखिए इंसिडेंस में जब आप निकालेंगे, इंसिडेंस में रेट जब आप निकालते हैं तो मोस्टली आपको याद रखना है कि रेट में आपका मल्टीप्लायर जो होगा वो मोस्ट कॉमनली आपका 1000 ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, हम कैलकुलेट इसको करते हैं, यहां से ये कटेगा और इसको अगर हम 300 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो अपने पास जो आएगा वो आंसर जो आएगा अपना 10 आएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको यूज करना है कि टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और उसको मल्टीप्लाई करना 1000 से, जो भी उत्तर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 पर 1000। आपको देखिए सीधा 10 नहीं लिखना है, आपको 10 पर 1000 का करना है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक चीज और कर दूं, ई में आपका ऑप्शन लिख दूं, वो लिख दूं 10, तो क्या ये राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। पूरा आंसर जो होगा 10 पर 1000 है, यानी कि डिजीज की जो इंसिडेंस रिपोर्ट जो रेट जो है वो कितनी आपकी 10 पर 1000 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक सवाल और है, और एक सवाल आपको क्या निकालना बच्चों, आपको प्रिविलेंस आपको निकालना है। और प्रिविलेंस के लिए मैंने बताया था कि प्रिविलेंस जो है वो क्या है, एक प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन जो होता है उसका ऑलवेज प्रोपोर्शन में आपका क्या होता है, प्रोपोर्शन में मल्टीप्लायर जो होता है वो ऑलवेज 100 होता है। कितना होता है, मल्टीप्लायर जो है वो ऑलवेज 100 होता है। तो देखिए सवाल देखते हैं, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 5000 नंबर ऑफ न्यू केसेस, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 5000 की टोटल पॉपुलेशन है, एंड नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ टीबी इज 500। तो नए केस जो है वो 500 है, और ओल्ड केसेज इन द सेम पॉपुलेशन आर 150। तो देखिए नए केसेज जो है वो टीबी के कितने 500 है, और पुराने केस जो है वो 150 केस जो है, यानी 150 केसेज जो है वो पुराने भी एग्जिस्टिंग उस कम्युनिटी के अंदर कर रहे हैं। व्हाट इज प्रिविलेंस ऑफ टीबी, तो टीबी का जो वो प्रिविलेंस कितना है इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या था, तो प्रिविलेंस में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ केसेस, और वो केसेस कौन से थे, ओल्ड प्लस न्यू केसेस दोनों थे, और ओल्ड प्लस न्यू केसेस दोनों को मिलाते हैं, उसी को तो प्रिविलेंस बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, न्यूमरेटर में आपका 500 प्लस 150 ऐड होगा, तो न्यूमरेटर जो आपका 650 होगा। और इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन कितनी अपने पास में, टोटल पॉपुलेशन अपनी 5000 है, और हमारा मल्टीप्लायर जो होगा वो 100 होगा। तो इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से जो है वो ये कटेगा, और इसके बाद में आपको डिवाइड करना है 650 जो है वो डिवाइड होगा किससे, 50 से, और जब ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा बच्चों, इसका जो आएगा वो 13%, यानी प्रिविलेंस जो होगा वो कितना आएगा, आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 13%, तो 13% जो आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो प्रिविलेंस जो होगा वो कितना होगा, इसका 13% जो है इसका प्रिविलेंस है। ये एमसीक्यू जो है वो आपके आने वाली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सवाल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूछे जाए या राजस्थान सरकार के द्वारा पूछे जाए। 100% तय है, रेट रेशियो और प्रोपोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस से भी 100% सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी के बिना कोई भी एग्जाम जो है वो सीचो की वो पूर्ण नहीं है, वहां से तो सवाल 100% पूछे ही जाएंगे। इसके बाद में सवाल अगर और कुछ बचते, इस सवाल को हमने हल कर दिया था। ये सारे सवाल थे वो एपिडेमियोलॉजी से, और इन सारे सवालों का उत्तर मुझे पता है बखूबी पूरी क्लास देखने के बाद में आपने इजीली दे दिया होगा। शुरू में आपको कुछ दिक्कतें आई होंगी, अगर नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। और अगर आप नहीं दे पाए पहले और पोस्ट टेस्ट में आप दे पाए, इसका मतलब एपिडेमियोलॉजी का पहला चरण आप सीख चुके हैं, और आप जो है वो चरण सेकंड या क्लास सेकंड के लिए क्वालिफाई होते हैं एक तरीके से, या वो देखने के लिए आप सक्षम है कि क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास या कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसी वजह से आपने सारे एमसीक्यूज हल कर दिए। नमस्कार, ये क्लास जो थी वो आप टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं।
और ये जो क्लास है वो CHO स्पेशल सीरीज की क्लास है। एपिडेमियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास थी वो एपिडेमियोलॉजी पार्ट 1 था। आने वाली जो क्लास होगी वो एपिडेमियोलॉजी पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में।